हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी लॉ के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कंपनी लॉ का मीनिंग, उसका कॉन्सेप्ट कि कंपनी क्या होती है, उसके फीचर्स और एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है। जो कंपनी शब्द है ये लैटिन वर्ड कॉम से मिलकर, कॉम प्लस पैनीज से मिलकर बना हुआ है। कॉम का अर्थ होता है इकट्ठे, विद और टुगेदर, एंड PANIS पैनीज शब्द का अर्थ होता है ब्रेड यानी कि रोटी। शुरू में जो इसका मतलब था कंपनी शब्द का वो ये था कि एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टूल देयर मील्स टुगेदर, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो अपना खाना साथ साथ खाते थे और खाने के समय पर ही वो अपनी व्यावसायिक समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते थे। तो शुरू में जो कंपनी का मतलब वो यही था कि कुछ लोग इकट्ठे होकर खाना खाते वक्त अपने बिजनेस की जो बातें हैं उसको डिस्कस किया करते थे। तो आगे अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहली डेफिनेशन प्रोफेसर हैनिंग के द्वारा दी गई है। A company is an incorporated association which is created by law, having a separate entity with a perpetual succession and a common seal. कंपनी से अभिप्राय विधान द्वारा निर्मित, विधान यानी कि कानून के द्वारा बनाए गए एक ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका पृथक अस्तित्व यानी कि उसकी आइडेंटिटी अपने मेंबर से अलग होती है, एंड विद अ perpetual succession यानी कि ये लंबे समय तक चलेगी, एंड अ कॉमन सील, और जिसकी एक जो है वो सार मुद्रा यानी कि एक स्टैम्प होती है जिससे कि कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो पहचानी जाती है। एक और डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जस्टिस लिंडले, एन एसोसिएशन ऑफ मैनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट इन सम ट्रेड और बिजनेस एंड हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग देयर फ्रॉम, यानी कि कंपनी कुछ ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो मनी यानी कि पैसे को इकट्ठा करते हैं, या अगर पैसा नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे तो उसके इक्वल कुछ और एसेट जो है वो लेकर आते हैं बिजनेस में और बिजनेस को शुरू करते हैं ताकि वो उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांट सकें। नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स ऑफ कंपनी। अब हमने जो भी डेफिनेशन में चीज़ें डिस्कस करी हैं वो हम एक एक करके फीचर्स में समझेंगे। सबसे पहले है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इनकॉर्पोरेटेड यानी कि रजिस्टर्ड कंपनी। कोई भी कंपनी जब बनाई जाती है तो उसका कंपनी अधिनियम यानी कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी उस वक्त चल रहा हो, जो भी उसके अंदर क्लॉजेस हों, उसके अंडर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, अदरवाइज वो कंपनी वैलिड नहीं मानी जाती। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि कोई भी जो अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं कंपनी का बिजनेस परफॉर्म करने के लिए और वहाँ पर जो मेंबर्स हैं अगर उनकी लिमिट 50 से एक्सीड कर जाती है तो उनको अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंडर या और जो भी एक्ट उनके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है इंडियन लॉ उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। अगर वो पब्लिक कंपनी के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 7 होने चाहिए। अगर वो प्राइवेट कंपनी में बनाना चाहते हैं तो मिनिमम पर्सन्स जो है वो 2 होने चाहिए, तभी जाके वो उस मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, क्योंकि इसका जो है वो बर्थ एक आम इंसान की तरह तो हुआ नहीं है, ये किसी न किसी कानून के तहत स्थापित की जाती है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल और लीगल दोनों टर्म यूज़ की गई हैं कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्योंकि इसका कानून की नज़रों में अस्तित्व है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कंपनी की जब स्थापना होती है तो एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है कि कंपनी और उसके सदस्य दोनों अलग अलग हैं। सदस्यों के द्वारा किए गए कामों के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कंपनी के लिए किए गए कामों के लिए सदस्य रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंडिविजुअली
मेंबर्स जो मर्जी करें, बट अगर हम वैसे बात करें तो कंपनी अपने नाम पर एसेट्स खरीदती है, बिजनेस चलाती है, तो कंपनी जो है वो बिल्कुल अलग काम करती है अपने मेंबर्स से। इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बड़ा ही फेमस केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। एक बार हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या है शुरुआत में कि एक व्यक्ति है सोलोमन, जो कि एक बूट मेकर है, चमड़े का व्यापारी है, और वो शुरू में एक सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस चला रहा है, यानी कि एकल व्यापार। फिर वो क्या करता है, एक कंपनी की स्थापना करता है जिसका वो नाम रखता है सोलोमन एंड कंपनी, जिसमें 7 मेंबर्स होते हैं। उसमें सारे उसके परिवार के ही लोग हैं, वो, उसकी वाइफ, उसकी एक बेटी और 3 बेटे, इन सबको मिलाकर वो एक कंपनी फॉर्म कर लेता है। ठीक है, कंपनी बन गई। फिर वो क्या करता है कि वो जो बिजनेस कर रहा था बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर, वो अपना बिजनेस उस कंपनी को बेच देता है। बेचने के बाद मतलब उसको क्या कंसिडरेशन मिलता है कंपनी में अपना बिजनेस बेचने से, 20,000 शेयर्स मिलते हैं ऑफ 1 पॉन्ड ईच एंड 10,000 पॉन्ड्स के डिबेंचर्स मिलते हैं। और वो डिबेंचर्स कंपनी की एसेट्स की अगेंस्ट सिक्योर्ड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होती, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो जो भी एसेट, जो भी लोन होते हैं, जो सिक्योर्ड होते हैं, उनकी पेमेंट पहले होती है। तो जो डिबेंचर सोलोमन को मिले वो भी सिक्योर्ड थे कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट। सोलोमन उस कंपनी में डायरेक्टर बन गया और सारा कंट्रोल उसके पास था। प्रॉब्लम कब आई? 1 साल के बाद कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ और उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो खराब हो गई और एक ऐसी स्थिति आई कि कंपनी का वाइंडिंग अप करना पड़ा। अब वाइंडिंग अप के टाइम पर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी? वाइंडिंग अप के टाइम पर कंपनी की एसेट्स थी सिर्फ 6,000 पॉन्ड्स और लायबिलिटीज थी डिबेंचर्स 10,000 पॉन्ड्स की, विच वर सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। और इसका जो ओनर था वो कौन था? सोलोमन खुद। इसके अलावा देयर वर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 7,000 पॉन्ड्स के, यानी कि जो टोटल लायबिलिटीज थी वो थी 17,000 पॉन्ड्स की और एसेट्स थी 6,000 की पॉन्ड्स की, यानी कि 11,000 पॉन्ड्स अभी भी कम बढ़ रहे थे उन लायबिलिटीज का भुगतान करने के लिए। फिर क्या हुआ? सोलोमन कहता है कि मेरे पास जो 10,000 पॉन्ड्स के डिबेंचर हैं वो सिक्योर्ड हैं, इसलिए पहले पैसे मुझे मिलने चाहिए। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहते हैं कि ये तो कंपनी का मालिक ही था, तो इसको पैसे पहले क्यों देने हैं, हम बाहर वाले हैं, पहले पैसे हमें मिलने चाहिए। यहाँ से जो विवाद था वो शुरू हो गया और जो केस था वो कोर्ट में चला गया। अब आप देखेंगे कि कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। कोर्ट का वर्डिक्ट आया, द कंपनी वॉज ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी की स्थापना सभी नियमों और कानूनों के तहत की गई थी। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, कंपनी बिल्कुल अलग है, विद इट्स राइट्स एंड लायबिलिटीज एप्रोप्रिएट टू इटसेल्फ। जो भी कंपनी के अधिकार और दायित्व हैं वो बिल्कुल अलग हैं, विद सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो मेन पॉइंट है। कंपनी एंड इट्स मेंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कोर्ट ने बोला कि कंपनी और उसके सदस्य एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए it was absolutely appropriate for Solomon to get his payment first, being secured debenture holder. कोर्ट ने डिसीजन दिया कि क्योंकि कंपनी और उसके सदस्य अलग हैं और सोलोमन भी एक मेंबर था और अगर उसके पास सिक्योर डिबेंचर्स हैं तो पहले पैसे उसी को मिलेंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को नहीं मिल सकते, क्योंकि वाइंडिंग अप का यही क्लॉज होता है कि जो भी लायबिलिटीज सिक्योर्ड होती हैं पहले पेमेंट उनको मिलती है। तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब होता है कि कंपनी की स्थापना ये मानकर की जाती है कि कंपनी लंबे समय तक चलेगी, सदस्य आते रहेंगे, सदस्य जाते रहेंगे, किसी की डेथ हो जाए, कोई व्यक्ति जो सदस्य है वो मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो जाए या दिवालिया हो जाए, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई जो फर्क है वो नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व है वो सीमित होता है। कहाँ तक सीमित होता है?
टिल द अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। जितने अमाउंट के उनके पास शेयर्स हैं बस उनकी लायबिलिटी वहीं तक सीमित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपये, यानी कि उसके पास हो गए 10,000 शेयर्स। तो 10,000 रुपीज़ की जो कैपिटल है वो उसके पास है, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ वहीं तक सीमित है। अगर कंपनी का वाइंड अप होता है तो उसको सिर्फ उतने ही पैसे देने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसका मतलब है कि जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं वो उन शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि ओपन मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं किसी को भी और उससे अपने पैसे रियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन सील। कॉमन सील बेसिकली जो कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंपनी का कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं दिखता, तो अगर कहीं पर भी कंपनी के सिग्नेचर चाहिए या कंपनी का कोई प्रूफ चाहिए तो उसके लिए एक स्टैम्प कह लीजिए आप, एक तरह से वो बनाई जाती है जिस पर कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है और जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जहाँ पर भी कंपनी की आइडेंटिटी को दिखाना होता है वहाँ पर कॉमन सील लगाई जाती है। और मोरओवर जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, वो उस पर साथ में साइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट प्रॉपर्टी। क्योंकि कंपनी अलग है अपने सदस्यों से तो कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उसको बेच भी सकती है और बाकी सारे ट्रांजैक्शंस भी कर सकती है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो टॉपिक है लिफ्टिंग अ कॉर्पोरेट व्हील। लिफ्टिंग अ कॉर्पोरेट व्हील किस चीज़ से रिलेटेड है? ये बेसिकली सोलोमन के केस से ही रिलेटेड है। वहाँ पर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि सोलोमन अलग है, कंपनी अलग है, सोलोमन को पहले पैसे मिलेंगे। जबकि आप देखिए कि जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो बाहरी पक्षकार थे। हालांकि इस पूरे केस के फैक्ट्स में ये कहीं निकल कर नहीं आया कि सोलोमन ने कोई फ्रॉड किया या कोई गड़बड़ करी। मे बी अननोइंगली और अनइंटेंशनली ही ऐसा हुआ कि कंपनी के हालात अच्छे नहीं थे। पर कई बार लोग ऐसा भी करते हैं कि वो जानबूझकर कंपनी में गड़बड़ करते हैं। तो ये उन लोगों से कंपनी को बचाने के लिए ही ये क्लॉज आया हमारे पास, लिफ्टिंग अ कॉर्पोरेट व्हील। जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है ये वहीं से डिराइव हुआ कि हाँ ठीक है, हम सभी चीज़ों में ये मानते हैं कि कंपनी अलग है और उसके सदस्य अलग है, लेकिन अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति जो भी कंपनी में काम कर रहा है वो धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है, तब कोर्ट जो ये हम जिसको कहते हैं ना जिस डिफरेंट आइडेंटिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसको हटा देगी और उस जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसके पीछे जो रियल पर्सन है उसको फाइंड आउट किया जाएगा और वो डिफ़ॉल्टर होगा और उसके लिए उसको सज़ा भी दी जाएगी, दोषी भी ठहराया जाएगा। इसको हम कहते हैं समामेलन का पर्दा उठाना अथवा समामेलन के आवरण को हटाना। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें ये समामेलन का पर्दा उठाया जा सकता है। दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं या दो कैटेगरीज हैं प्रोविजंस की, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जुडिशियल प्रोविजंस। सबसे पहले आते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। कंपनीज एक्ट 2013 में ये मेंशन किया हुआ है कि जो भी व्यक्ति गलत काम करने के लिए, गैर कानूनी क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको फाइंड आउट किया जाए। अब आता है कि कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी जिसमें स्टैट्यूटरी क्लॉज एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले है रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 7 और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं 2। तो अगर किसी भी परिस्थिति में इन दोनों कंपनियों में जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं अगर वो कम हो जाते हैं तो जो भी व्यक्ति रह जाएंगे, जो भी सदस्य रह जाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनकी संख्या को पूरा किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी दोषी व्यक्ति हैं जो भी व्यक्ति रह जाएंगे वो दोषी पाए जाएंगे और उनको जो है वो फाइन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस।
प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी की शुरुआत पर जारी किया जाता है, जिसमें कंपनी से संबंधित सभी चीज़ें होती हैं। कंपनी का एड्रेस, उसका लोकेशन, डायरेक्टर्स के नाम पते, कितनी वो शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं, प्रमोटर्स कौन है, ये सारी बातें उसमें लिखी होती हैं। इसलिए अगर कोई जिस प्रॉस्पेक्टस को देखकर लोग कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर प्रॉस्पेक्टस के अंदर कोई गलत सूचना देता है तो इसके लिए वो दोषी पाया जाएगा, व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल होगा वो। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। अगर कंपनी के स्वामित्व को लेकर कोई भी डाउट आता है तो कंपनी लॉ बोर्ड, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या फिर गवर्नमेंट कोई भी एक एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर सकती है, ये देखने के लिए कि एक्चुअल जो डिफॉल्टर है वो कौन है। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, धोखाधड़ी का व्यवहार। धोखाधड़ी के व्यवहार में का मतलब है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर हैं या और जो भी सदस्य हैं, अगर वो किसी भी तरीके का ऐसा व्यवहार करते हैं जिसमें धोखा है, यानी कि वो आम जनता को मिसगाइड करते हैं, तो जो भी दोषी व्यक्ति है वो व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कंपनी को इन टोटल नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंड्यूसिंग पर्सन्स टू इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी। किसी भी सिचुएशन में कंपनी के अंदर के जो लोग हैं वो किसी भी एक्सटर्नल व्यक्ति को कंपनी में पूंजी विनियोजित करने के लिए, यानी कि मनी इन्वेस्ट करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अगर ऐसा पाया जाता है तो जो व्यक्ति ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है फर्निशिंग फॉल्स स्टेटमेंट, कोई भी झूठी बात कहना जिससे कि लोग अट्रैक्ट होकर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दें, या जितने भी एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं कोई उस सूचनाओं को देखते हुए कंपनी को लोन दे दे या अपना जो है वो और कोई लेन देन करे कंपनी के साथ, तो जिसने भी ये झूठी सूचनाएं दी होंगी वो व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसका सब्सिडरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है और या फिर जिसके पास 51% से ज़्यादा के शेयर्स होते हैं, वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। अब यहाँ पर ये दोनों कंपनियाँ अलग अलग हैं, क्योंकि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को जो है वो कंट्रोल करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सभी कामों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर सब्सिडरी कंपनी कोई भी एक्टिविटीज़ गलत करती है तो ये फाइंड आउट किया जाएगा कि एक्चुअली में कौन रिस्पॉन्सिबल है और वही दोषी ठहराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर नॉट रिटर्निंग द एप्लीकेशन मनी। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं होता तो कंपनी को एप्लीकेशन मनी 120 दिन के अंदर वापस करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो इसके लिए उसके ऊपर ब्याज भी लगाया जा सकता है और जो दोषी व्यक्ति है वो व्यक्तिगत रूप से भी रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। तो ये थे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। नेक्स्ट हैं जुडिशियल प्रोविजंस। जुडिशियल प्रोविजंस बेसिकली वो हैं जहाँ पर कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है। मींस वो ये देखा जाता है कि आम तौर पर जो जनता का हित है, देश का है, या जो है वो कंपनी इस तरीके की कोई एक्टिविटी ना करे जहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। अगर ऐसा होगा तो कोर्ट अपने लेवल पर इंक्वायरी कर डिसीजन दे सकती है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है टैक्स इवेजन का। टैक्स इवेजन का मतलब कर की चोरी। अगर कोई व्यक्ति कंपनी में काम करता है और वो ऐसी कोई एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से जो सरकार को रेवेन्यू का लॉस होता है, यानी कि टैक्स का नुकसान होता है, तो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। यहाँ पर एक केस है हमारे पास री सर डिंशो मैनेकजी पेटेट का। ये क्या केस है? इसमें जो री सर डिंशो है वो एक काफ़ी जो है वो रिच पर्सन है और उसको बहुत सारी इनकम होती है डिविडेंड और इंटरेस्ट से। उस पर टैक्स ना देने के लिए वो क्या करता है, 4 और प्राइवेट कंपनीज ओपन करता है और वहाँ पर जो भी उसकी इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम थी उसमें इन्वेस्ट कर देता है और उसके बदले में वो शेयर्स ले लेता है। अब जो इन डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम थी वो सारी तो उसने कंपनी में इन्वेस्ट कर दी और अब वो उसी कंपनी से दिखावा करने के लिए एक जो है वो खुद लोन ले लेता है, यानी कि अब कंपनी उसी पर्सन को लोन दे रही है जिसकी वो कंपनी थी।
ऐसी सिचुएशन में जब कोर्ट ने इंक्वायरी करी तो उसने ये पाया कि जो ये पर्सन है उसने ये ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि वो जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है उसको कम कर सके। तो ऐसे केसेस में ये दोनों अलग नहीं है और जो व्यक्ति है वो खुद व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। धोखे को रोकने के लिए अगर कोई धोखाधड़ी होती है तो वहां पर भी कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। इसमें एक केस है जोन्स वर्सेस लिपमैन का। यहाँ पर क्या है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी ज़मीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाद में उसका इरादा बदल जाता है कि वो ज़मीन नहीं बेचना चाहता, तो वो क्या करता है एक प्राइवेट कंपनी खोलकर उसमें अपनी जो वो ज़मीन है उसको बेच देता है। और अब वो क्योंकि वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी बेच दी तो मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं बेच सकता। जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट ये फाइंड आउट करता है कि उसने सिर्फ अपने इरादे से मुकरने के लिए ऐसा किया, एक्चुअली में वो कंपनी उसी की थी और उसने ये जानबूझकर किया था। तो जो एक्चुअल उसने जिसको बेचनी थी, कोर्ट ये कहती है कि अब वो ज़मीन उसी को बेची जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर। डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर का मतलब है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जो देश हैं, दो देश हैं, उनके बीच में जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहते। तो ऐसे केस में जो कोर्ट का डिसीजन क्या आता है वो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर एक केस है हमारे पास, वो है डेलबर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये क्या केस है, यहाँ पर बेसिकली दो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, एक जर्मनी और दूसरा है इंग्लैंड। जर्मनी की एक कंपनी जो कि टायर मैन्युफैक्चर करके बेचने के लिए इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हो जाती है। अब उस कंपनी के जो ज़्यादातर शेयर होल्डर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो सारे के सारे जर्मन के हैं। क्योंकि कंपनी जर्मनी की है, वो इंग्लैंड में अपनी एक ब्रांच कह लीजिए इस्टेब्लिश कर रही है। इन बिटवीन जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में युद्ध की घोषणा हो जाती है, लड़ाई हो जाती है शुरू। अब ऐसे केस में जहां तो उन दोनों के पहले फ्रेंडली रिलेशंस थे और उनके बीच में बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती थी, वहां अब उन दोनों कंट्रीज के बीच में एनिमी वाले रिलेशन हो गए, शत्रु हो गए वो एक दूसरे के। ऐसे केस में इंग्लैंड जो है वो जर्मनी की इस कंपनी पर केस करती है कि लोन की पेमेंट को लेकर केस करती है, बट कोर्ट ये केस जो है वो खारिज कर देती है ये कह के कि अब तो पहले जैसे संबंध ही नहीं रहे। तो ऐसे केसेस में भी जो है वो कोर्ट इन्वॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायरस एक्ट। कंपनी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ लिखी होती हैं जो कंपनी कर सकती है। कंपनी उस दायरे से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। पब्लिक इंटरेस्ट, कंपनी कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे कि आम जनता को नुकसान पहुंचे। नेक्स्ट है कंपनी इंटेंशनली अवॉइडिंग लीगल ऑब्लिगेशन नेग्लिजेंट एक्टिविटीज़, यानी कि कंपनी अगर जानबूझकर कोई भी जो उसकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है वो इसको इग्नोर करती है, जानबूझकर लापरवाही करती है, तो ऐसे केस में भी कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। कोर्ट जो गिल्टी पर्सन है उसको फाइंड आउट करती है और उसको पनिशमेंट देती है। तो ये थे हमारे जो हमारा टॉपिक था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कंपनी। कंपनी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसमें से फर्स्ट है एडिक्वेट सोर्स ऑफ कैपिटल। एडिक्वेट सोर्स ऑफ कैपिटल यानी कि कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी होती है। कंपनी जो है वो एक जगह पर सिचुएटेड होती है, बट हम देखते हैं कि कंपनी के पास जो कैपिटल है वो कहीं से भी आ सकती है, यानी कि पूरी एक कंट्री से भी आ सकती है, इवन मोर देन वन कंट्री से भी कैपिटल आ सकती है। जैसे कि अगर हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो कंपनी एक जगह पर होती है, बट उसमें जो डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास कैपिटल भी उतनी ज़्यादा आ सकती है। तो जो कंपनी है उसके पास कैपिटल इनफ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं किसी भी सिचुएशन में अगर कंपनी में कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस होते हैं, कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, तो किसी भी सिचुएशन में जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो सकती। उनकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ जितनी वैल्यू के उनके पास शेयर्स हैं सिर्फ उतने अमाउंट तक ही
सीमित होती है। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब है कि कंपनी की जब एस्टेब्लिशमेंट होती है तो ये सोचकर होती है कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलेगी। लॉन्ग टर्म तक चलने का मतलब कि चाहे सदस्य आते रहें चाहे सदस्य जाते रहें, पर जो कंपनी है वो हमेशा चलती रहेगी। मैन में कम मैन में गो, बट कंपनी विल गो फॉर एवर। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब है कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं ओपन मार्केट में भी। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क का मतलब है कि कंपनी का जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाता है। कंपनी में जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं उतने ज़्यादा लोगों के बीच में वो रिस्क डिवाइड हो जाता है एज कम्पेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है इंसेंटिव टू द लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी को लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फ़ायदा होता है क्योंकि कंपनी ज़्यादा बड़े स्तर पर उत्पादन करती है। इसके बेनिफिट्स हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट कम रहती है, कंपनी में ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट अगर अर्न करती है तो वो गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करती है, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ एबल एंड एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स। क्योंकि कंपनी के पास इनफ रिसोर्सेज होते हैं, फंड्स जो है वो इनफ होते हैं, तो कंपनी अच्छे और काबिल और एक्सपीरियंस वाले लोगों को अपॉइंट कर सकती है, जिससे कि कंपनी की मैनेजमेंट और अच्छी होती है और कंपनी और अच्छा परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है पब्लिक कॉन्फिडेंस। कंपनी में जो जनता का विश्वास है वो कायम रहता है, क्योंकि कंपनी जो है वो अपने जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम डिस्क्लोज करती रहती है। अपने जो भी इनके अकाउंट फाइनेंशियल इनकी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको कंपनी पब्लिश करती है। मोर ओवर कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उनका ऑडिट होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी के अकाउंट्स को चेक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जनता है उसका विश्वास कंपनी पर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है स्टिमुलस टू स्मॉल सेविंग। कंपनी जो स्मॉल सेविंग को एनकरेज करती है, कैसे कि जो शेयर्स होते हैं वो जो कंपनी की शेयर कैपिटल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है, जिसको हम शेयर्स कहते हैं। तो शेयर्स की जो प्राइस होती है एक शेयर का वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, और समटाइम्स तो नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स होते हैं कि कम से कम इतने शेयर्स अप्लाई करने हैं, और कई बार वो भी फिक्स नहीं होते। तो जिन लोगों के पास थोड़ा थोड़ा भी पैसा होता है वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इन रिटर्न डिविडेंड या जो है वो कमा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है एडवांटेज का, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। क्योंकि कंपनी के पास कैपिटल काफ़ी अच्छी होती है, कंपनी को लार्ज स्केल प्रोडक्शन का भी फ़ायदा मिलता है, कंपनी के पास अच्छे और योग्य एक्सपर्ट्स भी होते हैं, तो इस तरीके से जो कंपनी में कंपनी के ग्रोथ के और विस्तार के जो चांसेस हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी। जहाँ पर प्लस पॉइंट्स होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट्स भी होते हैं। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं कंपनी के सामने, जैसे कि फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में डिफ़िकल्टी का मतलब है कि कंपनी को काफ़ी सारी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिसके बाद ही कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बाय प्रमोटर्स। कंपनी को जो चलाने वाले व्यक्ति होते हैं या जिसे हम जन्मदाता कहते हैं कंपनी का, उनको हम वो प्रमोटर्स होते हैं। कई बार प्रमोटर्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो कंपनी में फ्रॉड करते हैं, गड़बड़ करते हैं, जिसका नुकसान आम जनता को भी होता है। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट टू मोनोपोली। क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो वो कुछ कई बार ऐसे बिजनेसेस इस्टेब्लिश करती हैं ज़्यादा कैपिटल को लेकर के, जिसमें कि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या वो एंटर नहीं कर पाते, तो ये मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर बेसिकली प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर की बात हो रही है, कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहते हैं कि जो है वो उनको ज़्यादा पैसा मिले, जो डिविडेंड है उनको मिले, और उनको देने के बाद किसी न किसी फंड में एक्यूमुलेट होता रहे पैसा, प्रॉफिट्स, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ अनसर्टेनिटी हो तो भी उनको उनका डिविडेंड मिलता रहे। इक्विटी शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको ज़्यादा
जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स हैं वो सारे इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उनको ज़्यादा डिविडेंड मिले। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव लीगल इंटरफेरेंस। कंपनी में जो गवर्नमेंट है या जो लीगल बॉडीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है, हस्तक्षेप रहता है चीज़ों को लेकर, चेकिंग को लेकर, फॉर्मेलिटीज़ को चेक करने को लेकर, इन्वेस्टिगेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनी में सीक्रेसी नहीं रहती एज़ कम्पेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस। जैसे कि आप देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटर में डिसीजन लेने वाला एक ही व्यक्ति है, पार्टनरशिप फर्म में भी जितने पार्टनर्स हैं उनके बीच में ही होता है, बात रहती है। बट कंपनी के अंदर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी को चलाने वाले मैनेजर्स हैं, वो मीटिंग कर कर ही सारे डिसीजंस लेते हैं। तो जो अगला पॉइंट है हमारा डिले इन डिसीजन मेकिंग, वो भी इसी से रिलेटेड है कि एक तो सीक्रेसी नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें ओपन में डिस्कस हो रही हैं। मोर ओवर जो भी वो मीटिंग बुलाएंगे और फिर वो डिसीजंस डिस्कस होंगे, सब लोग आएंगे, एक उनको नोटिस देना पड़ेगा मीटिंग का, एक डेट रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से इंस्टेंट डिसीजन भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट है इविल्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे कि कई बारी जो कंपनीज है वो अनहेल्दी कंपटीशन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर देती हैं और जो लेबर है उनका एक्सप्लॉयटेशन करती हैं वो। अच्छा, और उससे भी ज़्यादा कि समटाइम्स वो जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर नॉर्म्स हैं उनको पूरा नहीं करते, तो जो एनवायरनमेंट है वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो ऑल ओवर द नेशन और इवन आउटसाइड द नेशन स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं। जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं वो तो डायरेक्टर्स ही होते हैं, उससे जो कंपनी के डिसीजंस है वही लोग लेते हैं। तो समटाइम्स शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं, बिकॉज वो तो अनअवेयर होते हैं कि कंपनी में चल क्या रहा है। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कंपनी बिल्कुल ठीक है। सो दीज वर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपनी। सो फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन। हमने देखा कि कंपनी के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, बट फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम है। इनफैक्ट अगर माल प्रैक्टिसेस भी फॉलो होती हैं कंपनी में कहीं ना कहीं, तो उसके लिए भी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसको चलाने वाले लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कंपनी और नेशन को इग्नोर कर देते हैं और जो कंपनी में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अदरवाइज हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज बेसिकली अच्छा काम कर रही हैं और फ्यूचर में भी इवन वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा परफॉर्म करती रहेंगी, अगर उसको चलाने वाले लोग ईमानदार होंगे और उसके डिसएडवांटेजेस को ओवरकम किया जा सके तो। थैंक यू।